नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजापुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं की इकाई 1 के अध्याय प्रथम जीवों में जनन के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय प्रथम जीवों में जनन भाग 2। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीवों में कई प्रकार से जनन की क्रिया देखी गई है। उन्हीं में से ही एक प्रक्रिया या एक प्रकार है, वह है कायिक जनन, जो कि पादपों में देखने को मिलता है। इस विधि में पौधे के किसी भी कायिक भाग के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है और ये नया पौधा अपने जनक पौधे से बिल्कुल समान होता है। अर्थात कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, जो कि पौधों में देखने को मिलता है। इस विधि से प्राप्त जो पौधे होते हैं, वह पौधे के किसी भी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं आदि अंगों से प्राप्त होते हैं। इनमें जो जनक पौधा है, उनका जीव द्रव्य बिल्कुल अपने संतति के समान, या संतति का जो जीव द्रव्य होता है या उनके जो गुण होते हैं, वो बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। इस प्रकार से कायिक जनन पादप के कायिक भागों द्वारा नए पादप के निर्माण की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहली है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरी है कृत्रिम कायिक जनन। यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं, ये आलू का चित्र है और ये आलू जो है वह पौधे का दैहिक भाग है। आलू एक भूमिगत तना है, एक रूपांतरित तना है, जो कि एक दैहिक भाग पौधे का। किंतु इसमें हम देख रहे हैं कई छोटे छोटे पादप निर्मित हो रहे हैं। हमने देखा है, आप सभी ने भी देखा होगा कि नमी पाकर या बारिश के दिनों में जब आपने देखा होगा कि आपकी जो सब्जी की डलिया है, उसमें जो आलू होते हैं उनमें कुछ कलिकाएं निर्मित होने लगती हैं और यही कलिकाएं जो हैं वो बड़ी होकर इस तरह से छोटे नवीन पौधों को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस चित्र में आलू में प्राकृतिक रूप से कायिक जनन देखा गया। आइए अब हम बात करते हैं कायिक जनन के प्रथम प्रकार की, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। जब कायिक जनन की प्रक्रिया नेचुरली हो, बिना किसी बाह्य तकनीकी या विधि के, प्राकृतिक रूप से यदि कायिक जनन की क्रिया होती है, तब हम उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अर्थात जब पादप बिना किसी बाह्य तकनीकी या विधि के प्राकृतिक रूप से अपने दैहिक भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक पत्ती है। पत्ती भी पौधे का दैहिक भाग है, कायिक भाग है, और इस पत्ती के द्वारा नवीन पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। ये पत्ती अजूबा की पत्ती है, ब्रायोफिलम की पत्ती है और इसके द्वारा
पत्तियों से ही नए पौधों का निर्माण होता है। और ये नए पौधे जो हैं इनको या तो हम काट कर भूमि में रोपित कर देते हैं या ये स्वयं ही गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और भूमि पर नए पौधे के रूप में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया पौधे के किन किन भागों में होती है। प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया पौधे के 3 मुख्य भागों में होती है। जो 3 मुख्य कायिक भाग हैं पौधे के, जड़, तना और पत्ती। जड़ों में होने वाले कायिक जनन को जड़ द्वारा कायिक जनन कहेंगे, तनों में होने वाले कायिक जनन को तनों द्वारा कायिक जनन और पत्ती में होने वाले कायिक जनन को पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन की। प्रायः जड़ें कलिका विहीन होती हैं, लेकिन कुछ पौधों में जड़ें भोजन संचय करने के कारण रूपांतरित हो जाती हैं और कंदिल प्रकृति की हो जाती हैं। बहुत सारी जड़ें होती हैं जो कि भूमि के अंदर भूमिगत होती हैं और भोजन संग्रह करने के लिए वह अपने रूप को रूपांतरित कर लेती है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे गाजर है, मूली है, यहाँ हम शकरकंद को देख रहे हैं। शकरकंद की जो जड़ है वह कंदिल जड़ है और इसके अलावा सतावर और डहलिया में भी कंदिल जड़ें पाई जाती हैं। इन जड़ों की खासियत ये होती है कि ये जड़ें कलिकाओं को उत्पादित करती हैं और ये जो नई उत्पादित कलिकाएं हैं यह आगे बढ़कर नए प्ररोह को जन्म देती हैं, जिससे कि नया पौधा विकसित हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं तनों द्वारा कायिक जनन की। तनों में कायिक जनन 2 प्रकार से होता है, क्योंकि तने भी 2 प्रकार के तने होते हैं। एक तो वायवीय तने, वे तने जो कि भूमि के ऊपर होते हैं उन्हें हम वायवीय तने कहते हैं, जैसे कि आम है, अमरूद है, ये वायवीय तने हैं। इसके अलावा वे तने जो भूमि के भीतर होते हैं उन्हें हम भूमिगत तने कहते हैं, जैसे आलू, अदरक, ये भूमिगत तनों के उदाहरण हैं। आइए अब हम बात करते हैं वायवीय तनों द्वारा कायिक जनन की। तो 4 प्रकार के तने, वायवीय तने पाए जाते हैं। ऊपरी भूविस्तारी, जिन्हें हम रनर भी कहते हैं, जिसका उदाहरण है दूब। दूसरे हैं अंतर भूविस्तारी, जिन्हें हम सकर कहते हैं, इनके उदाहरण हैं गुलदाउदी और पुदीना। तीसरे जो प्रकार के तने हैं वह है ऑफसेट प्रकार के, जिनका उदाहरण है जलकुंभी और पिस्टिया। चौथा जो प्रकार है वायवीय तनों का वो है भूविस्तारी, जिन्हें हम स्टोलन भी कहते हैं, उसका उदाहरण है अरबी। तो ये 4 प्रकार के तने हैं और इन 4 प्रकार के तनों में कायिक जनन की प्रक्रिया देखी गई है। आइए अब हम एक एक करके इन प्रक्रियाओं को, इन तनों में प्रक्रियाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी भूविस्तारी या रनर की। ऊपरी भूविस्तारी नाम से ही स्पष्ट है कि भूमि के ऊपर पाए जाने वाला यह तना है और भूमि के सतह पर यह चलता है, इसे हम रनर भी कहते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह भूमि के ऊपर है, ये मृदा है, भूमि के ऊपर पाया जाने वाला ये तना है, इसलिए भूविस्तारी है। कुछ स्थान पर यह भूमि के साथ संपर्क में आता है और उन स्थानों पर जड़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। नीचे की तरफ जड़ें निर्मित होती हैं और ऊपर की तरफ प्ररोह निर्मित होता है और जिससे कि नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार से ऊपरी भूविस्तारी में इस तरह से कायिक जनन की क्रिया होती है और एक पौधे से अनेक पौधों का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार है अंतःभूविस्तारी या सकर।
इसके उदाहरण है गुलदाउदी और पुदीना। पुदीना के पौधे को यदि हम देखें तो उसके पौधे का जो तना है, उसकी जो शाखाएं होती हैं वह भूमि के भीतर होती हैं और भूमि के भीतर होने के कारण हम इन्हें अंतःभूस्थारी कहते हैं। जिन स्थानों पर यह भूमि के ऊपर निकल आती हैं शाखाएं, इन शाखाओं से प्ररोह विकसित हो जाते हैं और नया पौधा निर्मित हो जाता है। भूमि के भीतर रहने वाले शाखाओं के भाग से जड़ों का निर्माण होता है। इस तरह से एक पौधे से अनेक पौधों का निर्माण हो जाता है। तो यह कायिक जनन की विधि है जो कि अंतःभूस्थारी तनों में देखने को मिलती है। अगला है भूस्थायिका या ऑफसेट। इसके उदाहरण है जलकुंभी और पिस्टिया। यहाँ पर हम चित्र में जलकुंभी को देख रहे हैं। यहाँ पर इसका जो तना वाला भाग है, यह एक जलीय पौधा है और इसका जो तना होता है वो मोटा और मांसल होता है और इसकी पर्व संधि पर ऊपर की ओर पत्तियों का गुच्छा और नीचे की ओर जड़ें पाई जाती हैं। मात्र पौधे से अलग होने पर प्रत्येक भूस्थायिका एक स्वतंत्र पौधे के रूप में जन्म लेता है और इस प्रकार से इनमें कायिक जनन पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूमिगत तनों में कायिक जनन की। वे तने जो कि भूमि के भीतर होते हैं उन्हें हम भूमिगत तने कहते हैं। इनमें जो भूमिगत तनों के प्रकार हैं वह है कंद, जिनका उदाहरण है आलू। दूसरा है प्रकंद, जिसका उदाहरण है अदरक। और तीसरा है शल्ककंद, जिसका उदाहरण है प्याज। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबर की या कंद की, जिसका उदाहरण आलू है। आलू एक भूमिगत तना है और इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह से पर्व संधियों पर इनमें कुछ कलिकाएं निकल आती हैं और ये कलिकाएं जो है वो आगे चलकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इस चित्र में भी हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये आलू की जो आंख है, यहाँ से एक कलिका का निर्माण हुआ है और यह कलिका जो है वो इस तरह से आगे वृद्धि करके नए पौधे को जन्म देती है। तो आलू के जो तना है उसमें कायिक जनन के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना, यह तनों द्वारा कायिक जनन का उदाहरण है। अगला जो प्रकार है तने का वह है प्रकंद, जिसे हम राइजोम भी कहते हैं, जिसका उदाहरण है अदरक। इसके अलावा हल्दी भी इसका उदाहरण है राइजोम का और यह भूमि में क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में ये अपने इनके जो वायवीय भाग हैं ये सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह अग्रस्त और कक्षस्थ कलिकाएं इसमें निर्मित होती हैं और उनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बड फॉर्म हो रही है, इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। अगला है शल्ककंद, जिससे कि हम बल्ब भी कहते हैं। प्याज और लहसुन इसके उदाहरण हैं। इनमें कायिक जनन देखा जाता है। इनमें जो मुख्य तना होता है वो छोटा और चपटा होता है और मांसल शल्क पत्रों के द्वारा ढका हुआ रहता है। शल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और यही नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार शल्ककंद के द्वारा भी कायिक जनन की प्रक्रिया देखी गई है। अब हम बात करते हैं पत्तियों में कायिक जनन। कुछ पौधों की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। अजूबा, जिसे कि हम ब्रायोफिलम भी कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रायोफिलम की पत्ती। इसमें इस तरह से नए पौधों का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक पौधा
स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में सक्षम होता है। आइए अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन की। कृत्रिम कायिक जनन अर्थात जनन की वह विधि जो कि प्राकृतिक रूप से ना होकर मनुष्य विभिन्न तकनीकों के माध्यम से यह क्रिया को संपन्न करते हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए कई विधियों के द्वारा पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया करवाते हैं और यह सारी कायिक जनन की विधियों को हम कृत्रिम कायिक जनन विधि कहते हैं। इनमें से जो कायिक जनन की विधियां हैं वो हैं कलम बांधना, दाब लगाना, कटिंग या कर्तन और अगला है सूक्ष्म प्रवर्धन। ये 4 मुख्य विधियां हैं। इसके अलावा और भी विधि पाई जाती हैं जैसे गुट्टी बांधना और बडिंग, इनके द्वारा भी कायिक जनन देखा गया है। तो इन प्रमुख कायिक जनन की विधियों को हम देखते हैं। सबसे पहली विधि है रोपण या कलम बांधना या ग्राफ्टिंग। इस विधि में एक जाति के निकृष्ट पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए 2 भिन्न पौधों की शाखाओं को परस्पर इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक जो निकृष्ट किस्म वाला पौधा होता है वो मृदा में रहता है जिसे स्कंद कहते हैं और दूसरा जो उत्तम किस्म का पौधा रहता है वह उसकी जो शाखा है उसको स्कंद से जोड़ा जाता है जिसको कि कलम कहा जाता है। कुछ समय तक इनको जोड़कर साथ में रखा जाता है और कुछ समय पश्चात जोड़ वाले भाग से इसको काटकर अलग किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त हुए पौधे की जो जड़ें हैं वह इस प्रकार पौधे को प्राप्त किया जाता है और जो नवीन पौधा प्राप्त होता है उसको भूमि में रोपित कर दिया जाता है। तो यह है ग्राफ्टिंग की विधि जिसके द्वारा नवीन पौधे को कायिक जनन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है लेयरिंग, दाब लगाना। लेयरिंग की जो विधि है यह विधि जो है बहुत सामान्य विधि है और इस विधि में एक जो पौधा होता है, जो मुख्य पौधा होता है या जो जनक पौधा होता है उससे जुड़ी हुई शाखाओं से जड़ों को विकसित किया जाता है। इस कार्य के लिए सबसे पहले जो मुख्य पौधा होता है उसकी शाखा को भूमि में दबा दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है और मिट्टी में दबाने के बाद में जिस स्थान पर ये मृदा में दबी हुई होती है उन स्थानों पर जड़ें निकलने लगती हैं और ऊपर की तरफ शाखाएं निर्मित होने लगती है या प्ररोह निर्मित होने लगता है, नया पौधा निर्मित होने लगता है। फिर इस शाखा को काटकर नया पौधा रोपित कर दिया जाता है। तो यह है एक अन्य विधि कायिक जनन की, कृत्रिम रूप से कायिक जनन की, दाब लगाना। अगली जो विधि है वह है कर्तन। इसमें पौधे का कोई भी भाग जो कि कायिक भाग है जिसको कि हम कह सकते हैं जड़, तना या पत्ती वाला भाग है, उसे हम मात्र पौधे से काट कर अलग कर देते हैं तथा अन्य स्थान पर उसको भूमि में रोपित कर देते हैं और वह जो रोपित पौधा है वह नए पौधे के रूप में जन्म लेता है और विकसित होता है। तो यह भी एक कृत्रिम कायिक जनन की विधि है। अगली जो विधि है वह है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन की जो विधि है यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा पौधे की कोशिका, ऊतक या अन्य किसी भाग को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराकर नया पौधा
प्राप्त किया जाता है। यह विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इस विधि में हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पोषक माध्यम लिया गया है और इसमें कोशिकाओं को या ऊतकों को रखा जाता है। इस पोषक माध्यम में ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और कोशिकाओं का एक बड़ा समूह निर्मित हो जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। फिर इस कैलस को अन्य माध्यम में रखा जाता है जिसके द्वारा इस बहुकोशिकीय संरचना से जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है। जब यह तीनों भाग निर्मित हो जाते हैं तो इस नवीन पौधे को भूमि में रोपित कर दिया जाता है और यह पौधा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने के योग्य हो जाता है। तो यह विधि जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा कायिक जनन करवा कर इच्छित पौधे अधिक संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन का अपना एक महत्व है। इसके द्वारा एक वर्ष में एक पौधे के द्वारा अधिक संख्या में कई सारे पौधे, यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे हैं कि एक पौधे के द्वारा कई सारे पौधे निर्मित किए जा सकते हैं। ये जो प्रजनन की विधि है इसमें हम देख भी रहे हैं कि कम समय लगता है क्योंकि यहाँ पर निषेचन की या अन्य परागण की ये सारी क्रियाएं जो कि लैंगिक जनन में होती हैं, ये सारी क्रियाएं इसमें नहीं होती हैं और इनको हम कृत्रिम रूप से निर्मित कर सकते हैं। इस विधि में जो पौधा निर्मित होता है उसकी खासियत ये होती है कि ये बिल्कुल मात्र पौधे के समान ही होता है। तो ये जो पौधा इस प्रकार का या सूक्ष्म प्रवर्धन की जो विधि है ये ट्रांसजेनिक पौधों का को विकसित करने के लिए इस विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो है अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा नवीन पौधे का निर्माण किया जाता है, अधिक संख्या में किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कायिक जनन के महत्व की। कायिक जनन वास्तव में पौधों में पाई जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि कई पौधे हम देखते हैं कि कई पौधे जो कि बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनके लिए हमें बीज की आवश्यकता होती है और हमें बीजों को प्राप्त करने के लिए उसका इंतजार करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन कायिक जनन के द्वारा हम कई सारे पौधे कम समय में उत्पन्न कर सकते हैं। इसका पहला जो लाभ है या इसका महत्व पहला ये है, इस प्रकार के जनन द्वारा मूल पौधे के लाभकारी लक्षण को बिना किसी परिवर्तन के बनाए रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ना ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए जो मूल पौधा है उसके जो लक्षण है वो वैसे की वैसे ही बने रहते हैं जैसे कि मात्र पौधे में थे। ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें भी हम कायिक जनन के द्वारा प्रजनन कराकर उस जाति की को बचा सकते हैं या उस जाति की निरंतरता को हम बनाए रख सकते हैं। अगला जो महत्व ये है कि रोग मुक्त पौधे हम कायिक जनन की विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कम समय में अधिक पौधों का जो निर्माण है या उनकी प्राप्ति है कायिक जनन के द्वारा की जा सकती है। तो इस तरह से कायिक जनन अपने आप में पौधों में पाई जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं जलकुंभी और की जो कि पानी की महाविपत्ति है, वाटर हाइसिंथ। आपने देखा होगा तालाबों में या जलाशयों में जहां पर कि पानी रुका हुआ होता है वहां पर एक हरे रंग का पौधा आपने देखा होगा। यह हरे रंग का जो पौधा इस तरीके का है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह जलकुंभी है। यह एक तरह की खरपतवार है जो कि
जलीय स्रोतों में देखी गई है। यह पौधा बहुत तीव्र गति से, बहुत तीव्रता के साथ कायिक प्रवर्धन करता है और पूरे तालाब को कवर कर लेता है, पूरे तालाब को ढक लेता है। इसके द्वारा जल से इसके द्वारा जल से ऑक्सीजन खींच लेने के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण पानी में उपस्थित जो जलीय जंतु हैं वो नष्ट होने लगते हैं। इसलिए इसको जलाशयों की महाविपत्ति कहा जाता है। आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं। इन प्रश्नों को आप नोट करें और हल करें। पहला प्रश्न है, कायिक जनन को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 2, कायिक जनन के प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 4, कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 5, जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहते हैं और क्यों? तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।